नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार और आज बात करेंगे हरियाणा की सियासी फिजाओं में वर्तमान में जो मसला गर्म हो चुका है और दिलचस्प भी, क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव हैं और 4 उम्मीदवारों में से 3 ऐसे हैं जो पहले कांग्रेसी रह चुके हैं। तमाम सियासी उठते सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक। वर्तमान के हालातों को देखकर क्या कुछ स्थिति आपको नजर आती है? मैं ये कहूँगा सुनील कि आदमपुर उपचुनाव में चौकोना मुकाबला है। भाजपा ने वहाँ कुलदीप बिश्नोई जो विधायक थे थोड़े समय पहले तक, उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 3 बार सांसद और 1 बार कलायत से विधायक रह चुके जयप्रकाश को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में कूदी है और आदमपुर से चुनाव लड़ चुके एक बार सत्येंद्र सिंह को टिकट दिया है। और कोडाराम नंबरदार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब जयप्रकाश को टिकट मिली तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो जैसे ही इनेलो में शामिल हुए, इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको आदमपुर से चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अलग अलग पार्टियों के स्तंभ खुद को बताते हैं कि हम पिलर बन चुके हैं बाकी पार्टियों में, तो इसमें कांग्रेस की कलहा और उपचुनावों में जीत क्या कांग्रेस उम्मीदवारों की किसके खाते में जाने के आसार नजर आते हैं? मैं सुनील ये कहूँगा कि जो इस समय मैदान में चारों बड़े धुरंधर हैं वो पूर्व कांग्रेसी और एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी कि जो भव्य बिश्नोई हैं, उनके पिता थोड़े समय पहले तक कांग्रेस में थे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की उनकी इच्छा थी और हो सकता है पार्टी आलाकमान ने उन्हें कोई ऐसा भरोसा भी दिलाया हो, लेकिन जब हरियाणा कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा के बाद चौधरी उदयभान को मिल गई तो कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया। एक तरह से पार्टी के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया और उन्होंने पार्टी हाईकमान को ये दिखाने की कोशिश की कि मुझे आपने अध्यक्ष पद की कुर्सी से दूर रखा तो मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं। हालांकि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी। भव्य बिश्नोई भी उनके साथ कांग्रेस छोड़ गए, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी से जो बातचीत हुई उसी आधार पर कि उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिला दी। तो थोड़े समय पहले तक कांग्रेसी थे, अब वो बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे। जयप्रकाश कभी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, विधायक रहे, बाद में वो कांग्रेस के साथ आ गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। जो कोडाराम नंबरदार हैं वो कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार घोषित किया उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2 घंटे पहले वो इनेलो में शामिल हुए और चौटाला साहब ने उनको टिकट दे दी। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह, वो भी कभी कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। कोडाराम नंबरदार ने आदमपुर से हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जयप्रकाश भी आदमपुर से एक बार चुनाव लड़के हार चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो भव्य बिश्नोई हैं वो हिसार लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। आदमपुर हल्का भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले हार गए थे और अब कांग्रेस टिकट पर लड़ रहे हैं। इसी तरह 2014 में सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो कुलदीप बिश्नोई के विरोधी माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए। जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए तो आप में चले गए और आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। ये अलग बात है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो आदमपुर आता है उसमें पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई पिछड़ गए थे। जयप्रकाश हिसार से हार चुके हैं, कोडाराम नंबरदार भी चुनाव लड़के हार चुके हैं हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर, और सत्येंद्र सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के हार चुके आदमपुर से। चारों लोगों ने एक तरह से आदमपुर में अब अपनी किस्मत आजमाई है। तो आप मान के चलिए कि जो अभी तक चुनाव नहीं जीत पाए थे उनमें से पहली बार कोई ना कोई विधानसभा में पहुंचेगा और ये चारों ही पुराने धुरंधर जो कांग्रेसी हैं आज एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। तक्षक साहब, ऐसे कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो सियासी स्थितियां हैं तो बीजेपी उम्मीदवार को जेजेपी समर्थन करेगी, प्रचार करेगी? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि जो चौधरी देवीलाल की पार्टी जो अलग अलग नामों में रही, कभी लोक दल, कभी किसान मजदूर पार्टी, कभी समता पार्टी, इस तरह से जो कांग्रेस के विरोध में रही है शुरू से ही, और भजन लाल जी चूँकि कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं तो उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता वर्षों से चली आ रही है। और हिसार लोकसभा चुनाव में 2019 में जो हुआ था उसमें भी कांग्रेस बीजेपी
और जननायक जनता पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, वो चुनाव लड़े थे। जीत बीजेपी के चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की हुई, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इनकी प्रतिद्वंद्विता तो पुरानी है, लेकिन राजनीति में मैं कहूँगा सुनील, ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज जननायक जनता पार्टी बीजेपी सरकार में एक सहयोगी पार्टी के तौर पर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आई थी कि जो कांग्रेस बीजेपी के जो पोस्टर थे, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो पोस्टर लगे या उनके समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए, उनमें जननायक जनता पार्टी के किसी चेहरे की फोटो नहीं थी। ना पार्टी के संस्थापक चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की फोटो थी, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की फोटो लगी। तो ऐसे में माना गया कि या तो जननायक जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या फिर भव्य बिश्नोई को समर्थन नहीं देगी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उम्मीद जाहिर की है कि भाजपा और जननायक जनता पार्टी का भव्य बिश्नोई को समर्थन मिलेगा। अभी ये तय होना है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि वो भव्य बिश्नोई का समर्थन करेंगे या उनका विरोध करेंगे। मैं मानता हूं सुनील कि देर सवेर जब चुनाव मतदान की स्थिति आएगी, नज़दीक आएगा, तो हो सकता है जननायक जनता पार्टी मन से या बेमन से भव्य बिश्नोई का समर्थन करना पड़ेगा। नहीं, बिश्नोई पिता पुत्र की मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे एक और अहम सवाल है, ये अपना भजनलाल का गढ़ इस विधानसभा क्षेत्र को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि चौधरी भजनलाल 1968 में पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़े थे आदमपुर से, और 1968 से लेके आज तक भजनलाल परिवार या चौधरी भजनलाल या उनके परिवार का कोई सदस्य आज तक कोई चुनाव नहीं हारा है। मतलब कई चुनाव तो चौधरी भजनलाल ने जीते कांग्रेस के टिकट पर। वो एक बार कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम जी की पार्टी होती थी, जब कांग्रेस में टूट हुई थी इमरजेंसी के बाद, तब भी भजनलाल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के टिकट पर जीते थे। जब चौधरी देवीलाल की हवा थी 1987 में और कांग्रेस को 4 या 5 सीट आई थी, तब भी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने आदमपुर से देवीलाल जी के उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों के अंतर से हराया था। फिर यहाँ से कुलदीप बिश्नोई भी आदमपुर से विधायक बन चुके हैं, और चौधरी भजनलाल की पुत्र वधू और कुलदीप बिश्नोई जी की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। ये भव्य बिश्नोई तीसरी पीढ़ी के उम्मीदवार हैं भजनलाल परिवार में, जो अब अपनी आदमपुर से किस्मत आजमारे। जी, तकसर साहब, आपने कहा तीसरी पीढ़ी है, तो इस तीसरी पीढ़ी के अनुपात में अगर रेशो निकाली जाए तो आपको लगता है कि वोट बैंक जो लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट वोट बैंक को गिना जाता है, जातिगत आधार पर सियासी तौर पर लोग गिनते हैं इसको, तो आपको लगता है कि इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसी सियासी स्थितियां नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र पर? अब इस बार का चुनाव तो रोचक है सुनील, और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र है। मतदाताओं की तादाद करीब 70,000 के आसपास मैं समझता हूँ जाट मतदाताओं की तादाद होगी, लेकिन वहाँ उम्मीदवार तो सारे ही जाट हैं। जयप्रकाश भी जाट हैं, कोड़ाराम नंबरदार भी जाट हैं, सत्येंद्र सिंह भी जाट हैं, कुलदीप बिश्नोई, बिश्नोई कोई जाति नहीं है सुनील, एक संप्रदाय है, यानी कि जो 20 और 9 नियमों को मानता हो, यानी कि पशु पक्षियों की सुरक्षा करता हो, पर्यावरण की रक्षा करता हो, वो बिश्नोई है। चौधरी भजनलाल तो लंबे समय तक कहते रहे कि मैं भी जाट हूँ, लेकिन चूंकि चौधरी देवीलाल को सत्ता से हटा के और वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो जाट समुदाय में भजनलाल जी के प्रति एक नाराजगी थी और उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में चौधरी भजनलाल ने गैर जाट समुदाय को अपनी तरफ लुभाया और गैर जाटों के वो लीडर बने। अब आदमपुर क्षेत्र में अगर माने 3 जाट उम्मीदवार हैं, तो बिश्नोई को एक एडवांटेज मिल जाती है कि एक तो वो हमारा इलाका, यानी कि पीढ़ियों से उनका कब्जा रहा है 1968 से इस सीट पर। दूसरा, इस समय भाजपा एक सत्तारूढ़ पार्टी है, जजपा उसका समर्थन कर रही है, तो जजपा भाजपा का समर्थन मिलना और उनका अपने गढ़ में होना उनके लिए एक फायदे की स्थिति है। जी, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर अगर देखी जाए तकसर साहब, तो सबके लिए अब इज्जत की बात बन चुकी है ये उपचुनाव, क्योंकि तीसरी बार हो रहा है, कुछ ही कार्यकाल सरकार के अभी बाकी भी पड़ा है 2 साल का। लेकिन ऐसे में आपको कौन से उम्मीदवार के लिए लगता है कि स्टार प्रचारक इसको बुलाया जाएगा? देखिए, मैं अब ये कहूँगा सुनील कि अभी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को 3 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। इस दौरान 3 साल में ये तीसरा उपचुनाव है। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई। भाजपा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अपने उम्मीदवार को वहाँ से चुनाव जिताने में कामयाब हो गए। फिर किसान आंदोलन हुआ, आपको ध्यान है एलनाबाद से इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया और एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए भी तमाम पार्टियां एकजुट थी, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और भाजपा वहां से चुनाव हार गई। ये आदमपुर में तीसरा उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी को ये उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उपचुनाव से न केवल भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी ये साबित करना होगा कि उनके कार्यकाल में जो फैसले हुए या उन्होंने जो नीतियां लागू की उनको पसंद लोगों ने किया है। और आदमपुर में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो कह सकेंगे कि ये उनकी सरकार के फैसलों पर मोहर है। जहाँ तक रही स्टार प्रचारकों की बात, तो मैं समझता हूँ कि भव्य बिश्नोई की जीत में उनके पिता कुलदीप बिश्नोई तो जोर लगाएंगे ही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कंधों पर भी भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी है। इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए, जयप्रकाश खुद एक अच्छे राजनीतिक खिलाड़ी हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी उनकी जीत के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। इसी तरह सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और आपकी हरियाणा इकाई के जो राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, उनके अलावा पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी उनकी जीत के लिए जोर लगाएंगे। और इनेलो की जीत के लिए जो डॉक्टर कोडाराम नंबरदार हैं, उनकी जीत के लिए जिम्मेदारी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, और प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर होगी। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव बहुत रोचक होगा। चारों मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों में बड़ा घमासान होगा और जीत का अंतर अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुख्य मुकाबला आखिर में भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच में सिमटने की उम्मीद है। नहीं, भव्य बिश्नोई का बार बार जिक्र आ रहा है, लेकिन भव्य बिश्नोई को ही अगर कुलदीप बिश्नोई साहब ने विधायक बनाना था तो 2 साल इंतजार कर सकते थे। आपकी बात ठीक है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और उससे पहले उनके बेटे हिसार लोकसभा का चुनाव लड़के हार चुके थे। वो 2 साल का जो कार्यकाल बाकी था उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर वो चाहते तो अपने बेटे को अगली बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाना या राहुल गांधी का उनको हरियाणा की कमान ना सौंपना उनकी नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। दूसरा, हो सकता है भाजपा ने उन्हें विश्वास दिलाया हो कि आप अगर भव्य बिश्नोई को खुद इस्तीफा देके विधायक बनाते हैं तो मनोहर लाल सरकार में उनको एक मंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते रहे कि पिछले कई सालों से, यानी कि 1995 के बाद आदमपुर क्षेत्र को सरकार में प्रतिनिधित्व ठीक से कभी मिल नहीं पाया, यानी कि वहाँ से आदमपुर क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं बना। तो उनको ये लगता होगा कि अगर बाकी जो 2 साल का कार्यकाल है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का, अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीत के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तो आदमपुर क्षेत्र के विकास के लिए वो कुछ काम कर सकेंगे। मैं सुनील ये भी मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा थे। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल, उनकी माँ विधायक रही, उनकी पत्नी विधायक रही, उनके जो बड़े भाई हैं चंद्रमोहन वो हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री होते थे। यानी कि एक बड़ा सियासी चेहरा हैं कुलदीप बिश्नोई। अगर वो कांग्रेस में रहते तो मैं समझता हूं कि वो अपने आसपास की 5-7 सीटों पर कांग्रेस के अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सक्षम थे। पहले भी दिलाए उन्होंने पिछले चुनाव में, लेकिन भाजपा में अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं सबसे नीचे के कार्यकर्ता हूं और मैं बिना शर्त शामिल हुआ हूं। तो भाजपा एक तरह से परिवारवाद का विरोध करती है और पार्टी खुद तय करती है कि सीट से किस उम्मीदवार को टिकट देना है। ऐसे में ये सवाल तो है कि भव्य बिश्नोई को वो चुनाव जितवा लें, मंत्रिमंडल में शामिल करवा लें, लेकिन जो कांग्रेस में उनकी स्थिति थी कि वो 5-7 लोगों को अपने समर्थकों को टिकट दिला सकते थे, इस पर संदेह है कि वो आने वाले 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में कितने लोगों को टिकट दिलवा पाए। जी, अब एक और अंतिम अहम सवाल है। वैसे तरह तरह के इस पे व्यंग्य भी आते रहे कि बिश्नोई साहब ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, लेकिन आपको लगता है कि सियासी तौर पर जो लालसा पद की रही होगी वो भविष्य में पूरी होगी बिश्नोई साहब की? नहीं, देखिए अब बीजेपी में वो नए आए हैं और बीजेपी में बहुत सारे लोग हरियाणा से गए। उनमें रमेश कौशिक साहब सांसद हैं, धर्मवीर जो है सांसद हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं और अब कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस में इनकी स्थिति थी, राव इंद्रजीत सिंह पहले डिफेंस
रक्षा राज्य मंत्री होते थे। उसके बाद आजकल उनके पास जो महकमा है वो पब्लिक डीलिंग का महकमा नहीं है। दूसरे उनके मुकाबले में भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, या सुधा यादव हैं जो पार्टी की जो सर्वोच्च इकाई है उसमें शामिल किया गया है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के एक तरह से इन फैसलों को पर कतरना माना जा रहा है। उधर धर्मवीर 2 बार सांसद बने, लेकिन पार्टी में जो कांग्रेस में जो उनकी हैसियत थी उस तरह की दिखाई नहीं देती। ना ही रमेश कौशिक कहीं बोलते दिखाई देते हैं। और अब कुलदीप बिश्नोई नए सिरे से शामिल हुए हैं। तो जो भाजपा के स्टार प्रचारकों की जो सूची बनी है 30-35 लोगों की, उनमें निचले से चौथा 5वां नंबर है उनका। तो अभी उन्हें तो पार्टी में अपनी जगह बनानी है। भविष्य में क्या होगा, ये 6 नवंबर का जो आदमपुर उपचुनाव का नतीजा आएगा उसके बाद बहुत कुछ तय होना है। जी चलिए, तक्षय साहब बहुत अहम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी, शुक्रिया।